द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। किसी देश को कमजोर करने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए सबसे आसान चीज क्या है कि वहां रह रहे लोगों के बीच में विवाद पैदा कर दिया जाए, उनमें दरार डाल दी जाए। और ये बहुत आसान चीज है। किसी देश की विकासशील गति को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है और बहुत आसान हथियार है। आप कई देशों का उदाहरण ले सकते हैं। आप बांग्लादेश का उदाहरण ले सकते हैं, आप श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं, आप पाकिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, आप ईरान का उदाहरण ले सकते हैं, आप यूक्रेन का उदाहरण ले सकते हैं और आप फिलिस्तीन का उदाहरण भी ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में विवाद का कारण केवल धर्म नहीं है। यहाँ पर नेता बड़ी आसानी से जातियों को भी विवादित बना चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये केवल हिंदुओं के पीछे ही है। हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनका फायदा उठाने की योजनाएं और इनको लागू करने का काम आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। क्योंकि शराफत के लिबास में घूम रहे ये सियार मौका मिलते ही खूंखार भेड़िए में बदल जाते हैं और वो मौका मिलते ही अपने काम को अंजाम दे देते हैं। बड़ी आसानी से लोगों में भेदभाव पैदा कर देते हैं, दो जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर देते हैं, दो धर्मों को आपस में लड़ाने का काम कर देते हैं। और इनका मकसद होता है सत्ता पाना, कुर्सी पाना, फिर उसके लिए किसी भी मासूम, किसी भी बेगुनाह की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े, चाहे प्रदेश में और देश में अशांति ही क्यों ना फैलानी पड़े। लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। इनके जो अंधभक्त होते हैं, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, आम नागरिक के वाहनों को तोड़ देते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं, महिला पुलिस कर्मियों के साथ भद्रता करने से पीछे नहीं हटते हैं। ये सब होता है इसी देश में। लेकिन आज के समय का जो भारत है, यहाँ पर इतना भी आसान नहीं है कि इसको डिगा दे कोई, और ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज हम ऐसी ही घटनाओं पर बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में कई ऐसे लोग विवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण और उनके समर्थकों द्वारा हाल ही में प्रयागराज में मचाए गए उपद्रव, उनके विवादित बयानों को और उनके कारनामों की पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दंगों और उपद्रवों पर कड़ा रुख अपनाकर प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया है। इसके अलावा हम पिछले दशकों में उत्तर प्रदेश में हुए बड़े दंगों और पूर्ववर्ती सरकारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी बात करेंगे। तो आज का ये जो शो है ये बहुत खास है और बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आज के युवकों को नहीं मालूम होंगी, जो मैं आपको दूंगा। तो आप मेरे साथ आखिर तक आज बने रहिएगा। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की, जिन्हें रावण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुतमलपुर में 3 दिसंबर 1986 को उनका जन्म हुआ। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। चंद्रशेखर ने देहरादून से कानून की पढ़ाई की और बाद में भीम आर्मी नामक संगठन की स्थापना की, जिसका दावा है कि वो दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई में दलितों के मसीहा हैं या उनके कार्य और बयान समाज में अशांति और अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो आज इन सब घटनाओं पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम अक्सर विवादों के साथ जुड़ा रहता है। उनके बयान और कार्यकर्ताओं की गतिविधियां कई बार हिंसा और उपद्रव का कारण बनी है। तो पहले आपको कुछ प्रमुख घटनाएं ऐसी बताएंगे जिनमें ऐसा देखा गया है। पहली घटना सहारनपुर हिंसा की है, जो 2017 में हुई। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा भड़की, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी को मुख्य आरोपी माना गया। इस हिंसा में कथित तौर पर 25 दलितों के घर जलाए गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके विरोध में चंद्रशेखर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाद में उनकी जमानत स्वीकार की, यह कहते हुए कि गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित थी। लेकिन उनकी रिहाई के बाद भी विवादों का सिलसिला रुका नहीं। दूसरा, प्रयागराज में हाल ही में इसी साल 2025 में जो हुआ, हाल ही में 29 जून 2025 को प्रयागराज में चंद्रशेखर के समर्थकों ने भारी उत्पात मचाया है। जब पुलिस ने चंद्रशेखर को कौशाम्बी जाने से रोका तो उनके समर्थकों ने पुलिस वाहनों पर हमला कर दिया। पब्लिक प्रॉपर्टी को भी वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया गया। थोड़ा बहुत नहीं, भारी नुकसान पब्लिक वाहनों पर को पहुंचाया गया है वहां पर। ये सारी घटनाएं वहां पर अभी भी आपने हाल ही में देखी होंगी। जब उनको रोका गया कहाँ, कौशाम्बी जाने से, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को उनके समर्थकों ने नुकसान पहुंचाया
और कई गाड़ियों में उन्होंने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा गया कि उपद्रवियों ने एक परिवार पर भी हमला किया, बच्चों को मारा और सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, 40 से ज्यादा बाइक जब्त की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उपद्रवियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, साथ ही नुकसान की भरपाई भी इन्हीं से की जाएगी। तीसरा आपको कांड बताते हैं, हाथरस कांड, जो 2020 में हुआ था। हाथरस में एक गैंगरेप पीड़िता के शव को पुलिस द्वारा जलाए जाने के मामले में चंद्रशेखर ने भारी हंगामा किया। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में लिया और सहारनपुर में नजरबंद कर दिया। इस दौरान उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ गई थी। चौथा विवादित बयान उनका बताते हैं आपको। चंद्रशेखर के बयान अक्सर भड़काऊ और समाज को बांटने वाले रहे हैं। 2024 में कांवड़ यात्रा पर उन्होंने टिप्पणी करी थी। चंद्रशेखर ने कहा था कि अगर कांवड़ यात्रा के लिए 10 दिन तक रास्ते और अस्पताल बंद हो सकते हैं तो उनकी मांगों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। इस बयान को लेकर भारी विवाद हुआ और इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना गया। वहीं मथुरा में यादव समाज पर टिप्पणी की इन्होंने। 2025 में मथुरा के करनावल में चंद्रशेखर ने कथित तौर पर यादव समाज को गाली देने के और अहिर रेजिमेंट का बोर्ड उखाड़ने की घटना को बढ़ावा दिया। वहीं संविधान पर इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा, संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि अगर संविधान न होता तो खुद को राजा महाराजा मानने वाले लोग हमारी गलियों में नहीं आते। इस बयान पर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी जताई थी। पांचवा, हमले और धमकियां आपको बता देते हैं। 2023 में सहारनपुर के देवबंद में चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनके ड्राइवर और एक कार्यकर्ता घायल हुए। चंद्रशेखर ने इसके लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज करके 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर धमकियां दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इन घटनाओं से साफ है कि चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी का नाम बार बार हिंसा, उपद्रव और विवादित बयानों के साथ जुड़ता रहा है। उनके समर्थकों द्वारा मचाए गए उत्पात ने न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाया है। अब हम बात करते हैं कि योगी सरकार की दंगा विरोधी कार्रवाई क्या है, जिसने एक नए युग को बदल दिया है। उत्तर प्रदेश, जिसे एक समय दंगों का गढ़ माना जाता था, आज योगी आदित्यनाथ की सरकार के नेतृत्व में शांति और विकास का प्रतीक बन रहा है। योगी सरकार ने दंगों और उपद्रवियों पर जिस तरह की शक्ति दिखाई है वो भूतपूर्व है। देखते हैं कि कैसे योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया और उपद्रवियों पर नकेल कसी है। तो इसके लिए आपको कई हम ऐसे मामले बताएंगे। पहला तो यही आपको बता देते हैं, जो प्रयागराज में उपद्रवों पर त्वरित कार्रवाई की गई है। प्रयागराज में चंद्रशेखर के समर्थकों द्वारा मचाए गए उपद्रव के बाद योगी सरकार ने तुरंत कदम उठाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 20 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है और एनएसए व गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की घोषणा की। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। ये योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का एक उदाहरण भी है। दूसरा, सहारनपुर हिंसा। सहारनपुर हिंसा के बाद योगी सरकार ने न केवल चंद्रशेखर को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया, बल्कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों एसएसपी और जिलाधिकारी को निलंबित भी कर दिया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तीसरा, कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख है। योगी सरकार ने दंगों और उपद्रवों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए। उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रॉपर्टी रिकवरी एक्ट, इस कानून के तहत उपद्रवियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली की जाती है। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट, गंभीर अपराधों में शामिल लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। सीसीटीवी और ड्रोन का उपयोग, पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन के जरिए उपद्रवियों की पहचान करती है, जिसे त्वरित कार्रवाई संभव हो सकती है जिससे। चौथा, लखनऊ में सीएम आवास घेरने की धमकी पर नजर है। चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में लखनऊ में सीएम आवास को घेरने की धमकी दी थी। योगी सरकार ने इस पर अपना कड़ा रुख दिखा दिया है, बहुत कड़ा रुख है इस पर, और इस पे उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। योगी सरकार की इन कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब अराजकता और उपद्रव की कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा से था? आइए अब एक नज़र इस पर भी डालते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुए बड़े दंगों और पूर्ववर्ती सरकारों के
गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अब नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास दंगों और सांप्रदायिक हिंसा से भरा पड़ा है। 1980 हो, 1990 हो या 2000 के दशक में कई बड़े दंगे हुए, जिनमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो कुछ प्रमुख दंगे हैं जिन पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पहला, मुरादाबाद के दंगे। मुरादाबाद में सांप्रदायिक हिंसा ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। तत्कालीन सरकार की लचर नीतियों और पुलिस की निष्क्रियता के कारण स्थिति बेकाबू हो गई थी। वहीं दूसरा, मेरठ के दंगे। मेरठ में हुए दंगों में दर्जनों लोग मारे गए। प्रशासन की ढिलाई और राजनीतिक संरक्षण ने हिंसा को और भड़काया था। तीसरा, अयोध्या विवाद और दंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में और पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। तत्कालीन सरकारी स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल थी। चौथा, मुजफ्फरनगर के दंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इन दंगों में प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक दखलंदाजी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया था। वहीं आपको याद होगा कि अखिलेश यादव पर जो है सैफई में समारोह कराने के आरोप लगे थे। एक तरफ दंगे हो रहे थे, लोगों की जान जा रही थी और वहां पर कई कलाकारों को बुला करके एक महोत्सव किया जा रहा था। यह सवाल बार बार उठता है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा विशेष बता दिया। इन दंगों में एक बात समान थी, पूर्ववर्ती सरकारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, इन सरकारों ने दंगों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। राजनीतिक संरक्षण और वोट बैंक की राजनीति ने हिंसा को हमेशा बढ़ावा दिया था, क्योंकि कहीं न कहीं शामिल लोग कहीं न कहीं किसी न किसी के टच में रहते थे, किसी न किसी के संपर्क में रहते थे, तो वोट का भी खतरा था और राजनीतिक संरक्षण भी था। तो ये एक चीजें हैं। अब आपको हम बताते हैं कि योगी सरकार का दंगा विरोधी मॉडल, जो एक नया मानक है। 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। उनके कार्यकाल में दंगों की संख्या में भारी कमी आई है और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं। जैसे पहला, जीरो टॉलरेंस नीति। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि दंगों और उपद्रवों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर घटना के बाद त्वरित कार्रवाई और कठोर सजा ने अपराधियों में खौफ भी पैदा किया है। दूसरा, पुलिस में सुधार। योगी सरकार ने पुलिस बल को आधुनिक बनाया। ड्रोन, सीसीटीवी और तकनीकी के उपयोग से अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी को भी आसान बनाया गया है। तीसरा, उपद्रवियों से वसूली। उत्तर प्रदेश पब्लिक प्रॉपर्टी रिकवरी एक्ट के तहत उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई की जाती है। ये कानून देश में एक मिसाल बन चुका है। सामाजिक सौहार्द। योगी सरकार ने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया है। त्योहारों के दौरान पुलिस और प्रशासन की सक्रियता ने सांप्रदायिक तनाव को कम भी किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नया रास्ता चुना है, शांति, विकास और कानून व्यवस्था का रास्ता। जहां पहले की सरकारें दंगों को रोकने में नाकाम रही थी, वहीं योगी सरकार ने अपराधियों और उपद्रवियों पर नकेल कसकर ये साबित किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अगर इसका पालन सही से कराया जाए तो हर स्थिति को बदला जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद, रावण और उनके समर्थकों के उपद्रव और विवादित बयान निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है, लेकिन योगी सरकार की सख्त नीतियों और त्वरित कार्रवाइयों ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो प्रयागराज का उपद्रव हो, सहारनपुर की हिंसा हो या लखनऊ में सीएम आवास को घेरने की धमकी हो, योगी सरकार ने हर बार कड़ा रुख अपनाया है। उत्तर प्रदेश आज बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये प्रदेश न केवल विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि शांति और सुरक्षा का भी प्रतीक बन रहा है। चंद्रशेखर जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि अराजकता और हिंसा से समाज का भला नहीं हो सकता। एकजुट होकर उत्तर प्रदेश को और मजबूत बनाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि ये चीजें संभव इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वोट की राजनीति में ही लिप्त ये नेता अपने आप को कुर्सी के लालच में इतना नीचे स्तर पर ले जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है और ये पब्लिक को दिखता है। उनके समर्थक जिस तरह से एक परिवार को पीटा उन्होंने प्रयागराज में, जिस तरह से तोड़फोड़ की, जिस तरह से उपद्रव किया, ये कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य संगठन, कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं कराएगा और नहीं कोई करेगा। लेकिन संदेश साफ है सरकार का, योगी सरकार का, कि उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं जाना चाहिए भी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें राजनीति के लिए अगर हो रही हैं तो इनमें कुछ नहीं रखा है। शांति के रास्ते पर जाना चाहिए,
क्योंकि ये प्रदेश, इस प्रदेश की प्रॉपर्टी और देश की प्रॉपर्टी और ये भारत, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। जहां प्रधानमंत्री मोदी इस देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जहां सीएम योगी उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं सहयोग करने के बजाय ये राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक पार्टियां अगर इस तरह की सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेंगी तो ये निश्चित तौर पर एक अपराधी माना जाएगा। तो आज का ये बड़ा विषय, ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़ी खबर के साथ। यहाँ विश्वास की कमी है, अपनों में दरारें हैं, कहीं धर्म तो कहीं जातियों की दीवारें हैं। वो कहते हैं कि यहाँ सब अच्छे और सभी प्यारे हैं, पर सच ये है कि उनके लिए सभी केवल वोटों की कतारें हैं। आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।